गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों ये जनसत्ता का राष्ट्रीय संस्करण का एडिटोरियल है जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ आप सीरियसली दिल से बताइएगा कि जब आप इसे पूरी तरह से समझते हैं, देखते हैं, तो आपके अंदर किसी प्रकार विचारों का या फिर सोच का प्रभाव पड़ता है कि नहीं। क्योंकि जब इतनी मेहनत से मैं आपको चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ तो उसका फीडबैक भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप खाली हों, आप में इतनी क्षमता बची हो कि आप जाके नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकें, चीज़ों को बता सकें, तो अवश्य करिएगा। जितनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग तो बस एक बार खोलेंगे, समझेंगे भी नहीं, बस चलो स्किप करो, कोई बात नहीं। बस मैं समझता हूँ कि होता है ना एक चीज़, मैं बार बार कहता हूँ, जिसे आवश्यकता है वास्तव में, यदि उस व्यक्ति के यहाँ ये पहुँचता है वीडियो, तो उसकी सार्थकता, महत्व को वही समझ पाएगा। एक भूखे को जब तक रोटी नहीं मिलेगी, यदि किसी कोई व्यक्ति है उसका पेट भरा, उसे रोटी देंगे तो उसका महत्व तो नहीं समझ पाएगा। समझेगा भी तो उस तरह नहीं समझ पाएगा जिस तरह से एक गरीब, एक भूखा आदमी समझेगा। तो जिस दिन वो सही जगह, सही व्यक्ति के पास पहुंचेगा, वो रोटी भी सार्थक हो जाएगी, धन्यवाद होगी, अपने आप को कहेगी। ठीक उसी तरह वीडियो भी है। अब जिन्हें भैया टिकटॉक से फुर्सत मिले तब ने, फैजू और कैजू और कौन कौन से स्टार हैं समझ में नहीं आ रहा, उन्हें देखने की फुर्सत मिले तब ना, कितना एमबी आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। आप कहीं अपना एमबी जो डेटा है उसे अच्छे कार्यों में लगाएं, कुछ सीखने को। हो सकता है बेहतर कल आप इसी चीज़ में ट्रेंड हो जाएं, आप लोगों को समझाएं, हमारी तरह लोगों को बताएं, समाज में आपकी ख्याति प्राप्ति हो। पर नहीं, बस नाचना है टिकटॉक पे, वीगो पे। ओके, आप लोग इसे एक जोक में ही लीजिएगा, ठीक है। अच्छा है, सब प्लेटफॉर्म अच्छा होता है, आपको अवसर दिया जा रहा है। यदि उस अवसर को यदि आप सही जगह लगाते हैं तब, ठीक है। चिकित्सा के वैकल्पिक माध्यम, ठीक है, इसे लिखा है लालजी जायसवाल जी ने। बहुत प्यार से पढ़िएगा, समझिएगा चीज़ों को, इसका कंटेंट अच्छा है। ये देखिए लिखा है, इस वक्त स्वास्थ्य उद्योग बड़े पैमाने पर परिवर्तनशील दौर से गुजर रहा है, पर इस संकट के दौरान टेलीमेडिसिन, जिसे ई स्वास्थ्य सुविधा का एक बेहतर विकल्प माना जाता है, की ज़रूरत महसूस की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1970 के दशक में पहली बार टेलीमेडिसिन शब्द सामने आया, जिसका मतलब है फ़ोन या वीडियो माध्यम का उपयोग कर इलाज करवाना। तो आपको पता होगा जिस तरह से अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, आपको जोमेटो देख सकते हैं, डिलीवरी बॉय जो आपको सामान डिलीवर करते हैं। और बड़े बड़े शहरों में तो है दोस्तों, ये चीज़ें संचालित भी हो रही है, जो यहाँ पे लिखा टेलीमेडिसिन। और कहीं कहीं लोग जिम को भी ऑनलाइन चीज़ों को सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें स्टार्ट हैं। अब इसमें भी होना चाहिए, यानी कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स द्वारा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बीमारी और चोट की पहचान कर इलाज और रोकथाम करना। आमतौर पर टेलीमेडिसिन के 3 स्तर माने जाते हैं: ग्लूकोमीटर या ब्लड प्रेशर मॉनिटर से मिले रियल टाइम डेटा के आधार पर वॉइस कॉल, वीडियो कॉल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रोग की पहचान करना। तो सबसे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, मैंने 2-3 दिन पहले कई लोगों को जो टेलीग्राम है मेरा, जो जीएस स्टडी 94 के नाम से है, मैंने उन पे कई लोगों को फ़ोन किया था। कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया, फ़ोन ही नहीं उठाया। तो उसके बाद मैंने फ़ोन भी नहीं किया। हमको ये लगा कि कुछ लोग होंगे जो इनसिक्योर फील कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोबारा कॉल नहीं किया। पर यदि कोई बात करना चाहता है हमसे, किसी प्रकार का सुझाव, कुछ भी बातें हों, तो आप मुझसे खुलकर बात कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके कह दीजिएगा कि यस सर, मैं इतने बजे इतने टाइम तक खाली रहता हूँ, आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा ऐसे मैं एक बिना बताए आप लोगों को कॉल किया था कुछ जानने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, तो अच्छा नहीं लगा। और आप लोग अपना समय और स्थान बता दीजिएगा, मिलना नहीं है, थोड़ा अच्छा लगेगा ना किस जगह से आप हैं। तो क्योंकि आप लोगों का एक्सेंट भी अलग होगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक। ये देखिए, तालाबंदी की स्थिति में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अधिक से अधिक टेलीमेडिसिन मॉडल
की सलाह दी है। कयास लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस का मानव से संबंध कुछ लंबे समय तक बना रहेगा। ऐसी स्थिति में टेलीमेडिसिन एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। विश्व के अधिकतर देशों में टेलीमेडिसिन की नई उपचार पद्धति को तेज़ी से अपनाया जा रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अधिकतर देशों को ई स्वास्थ्य प्रणाली अपनाने का खामियाजा भी उनके अस्पतालों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन वही भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में खासकर स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे में अब भी खासी प्रगति नहीं कर सका है। भारत अपनी जीडीपी का लगभग 1.5% ही स्वास्थ्य पर खर्चा करता है और इसी वजह से भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था सदा से जर्जर अवस्था में बनी हुई है, जिसकी पोल कोरोना महामारी के दौरान पूरी तरह खुल चुका है। मैं चीज़ों को मैं मान रहा हूँ। जो भारत जैसा देश है जीडीपी का बहुत ही कम अंश लगाता है मतलब एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सेक्टर में और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेडिकल इक्विपमेंट में। यही कारण था दोस्तों। फिर भी हमारे देश में जिस तरह से मैनेजमेंट किया गया, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। जब कभी भी कोई भी समस्या आपके सामने होता है तो वहाँ पे जो सबसे असरदार चीज़ होता है वो मैनेजमेंट ही होता है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से मैनेजमेंट किया, तमाम विरोधियों के बावजूद वो देश को डगमगाने नहीं दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मानना है कि 1000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर की उपलब्धता होनी चाहिए, लेकिन भारत में 1500 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर की उपलब्धता देखी जाती है। ग्रामीण अंचलों की स्थिति तो और भी जर्जर अवस्था में। भारत की जनसंख्या और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों के अनुसार अब भी देश में 4.5 लाख डॉक्टरों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से CM आपके अरविंद केजरीवाल जी ने एक क्या बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक नाम से जगह जगह पे जिस तरह से उन्होंने खोल रखा है एक छोटा सा हॉस्पिटल, वो अपने आप में काबिलियत तारीफ़ है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होगा। हमारे यहाँ नहीं, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जहाँ पर किसी प्रकार की कोई चीज़ आपको मुहैया नहीं होगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कमियाँ हैं। तो हमें अब सरकार को जो सरकारी बुनियादी चीज़ें उनमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देखेंगे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे वो इन दुविधा भरी घड़ी में भी लूटने का काम कर रहे थे, पर सरकारी जितने भी चाहे कर्मचारी रहे हों चाहे सरकारी संस्थाएं रही हों, सारी सेवाएं अपना निःशुल्क दे रही थी और पूरे दिल से दे रही थी। किसी प्रकार का उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, भेदभाव नहीं था। पर ये चीज़ें प्राइवेट में नहीं था, इसीलिए प्राइवेटलाइजेशन करना ख़राब है। हमारे को तो यही सही लगता है। ठीक है, अपना भी विचार दीजिएगा। ऐसे तमाम तरह के वॉलंटियर संस्थाएं हैं। कितने लोग खड़े थे, इंसान या तो व्यक्तिगत खड़ा था या फिर सरकार के एम्प्लॉयज़ खड़े थे, वर्कर खड़े थे। तो ये चीज़ें हैं। वहीं अगर अस्पतालों में प्रति 1000 व्यक्तियों पर बिस्तरों की उपलब्धता देखी जाए तो भारत में 0.7 बिस्तर, अमेरिका में 2.9, चीन में 4.3 और जर्मनी में 8.3 बिस्तर है। ऐसी स्थिति में टेलीमेडिसिन का फ़ायदा अन्य देशों की तुलना में भारत को अधिक होने वाला है। वैसे भी भारत और टेलीमेडिसिन के टॉप 10 बाज़ारों में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक टेलीमेडिसिन उद्योग 405 अरब रुपए का हो जाएगा। देश में डिजिटल भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत इंटरनेट की उपलब्धता ग्रामीण स्तर पर प्रचुरता से होना आवश्यक है। इसलिए भारत नेट के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्शन से ग्रामों को जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अरे कई साल से जोड़ा जा रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ। अब आप देख सकते हैं कि गांव में कनेक्शन से रिलेटेड बहुत समस्याएं, जो लोग शहरों में रह रहे हैं या फिर जिनका थोड़ा सा इलाका टाउन है, वहाँ पे समस्याएं कम फेस करने को मिलता होगा। पर जो ग्रामीण पूरी तरह से रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफ़ी टफ सिचुएशन हो जाता है। लाइट तो ये है कि दोस्तों 2-2 दिन तक लाइट नहीं आती है और कनेक्शन कब हट जाएगा पता भी नहीं चलता है, जिस वजह से मैं बीच में कई बार वीडियो भी अपलोड नहीं कर सका, ताकि लोग ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन चिकित्सा का लाभ घर पर बैठे ले सकें। स्वास्थ्य पर खर्च की बात की जाए तो भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च आज भी अन्य देश की तुलना में बहुत कम है। भारत में स्वास्थ्य पर खर्च प्रति व्यक्ति 4704 रुपये है, चीन में 23,875 रुपये और अमेरिका में 74 का 2.5 सैकड़ों हज़ार 10,000 लाख 7,40,175 रुपये यानी $9,740। भारत आज भी श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों की तुलना में स्वास्थ्य पर बहुत कम खर्च करता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता भारत वैश्विक देशों की तुलना में 145वें पायदान पर है।
लेकिन टेलीमेडिसिन की उभरती व्यवस्था से भारत अपनी स्वास्थ्य क्षेत्रों की रैंकिंग को भी मजबूत कर सकता है, क्योंकि टेलीमेडिसिन मॉडल अपनाने से अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों की संख्या आधी हो सकती है। इस प्रकार अस्पताल जाकर डॉक्टर से दिखाने के मुकाबले घर से ही फ़ोन पर सलाह करने में 30% कम खर्च होगा। एक अनुमान के मुताबिक टेलीमेडिसिन की वजह से साल 2025 तक 375 अरब रुपए तक की बचत हो सकती है, क्योंकि टेलीमेडिसिन से रोगियों का परिवहन खर्च और समय दोनों बच सकेगा। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं की सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच भी बन सकेगी और बिना चहलकदमी किए घर बैठे उपचार भी हो सकेगा। ई स्वास्थ्य यानी टेलीमेडिसिन से आपदा के दौरान चिकित्सा की सुविधा भी बाधित नहीं होगी। इस प्रकार टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य क्षेत्र में किफ़ायती दर पर क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि आज स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बीमारियों की निश्चित समय निगरानी में एक सक्षम विकल्प के रूप में टेलीमेडिसिन को देखा जा रहा है। यहाँ तक कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाले नोफ्लो अर्ट्स कंपनी ने हाल ही के दिनों में टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में अपनी भूमिका में विस्तार करने की घोषणा भी कर दी है, जिसमें अगले 3-4 महीनों में लगभग 1 लाख डॉक्टरों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। और इसी टेलीमेडिसिन सुविधा के जरिए मरीजों को चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाएगा। तो इसी के माध्यम से दोस्तों लोगों को ट्रेंड भी किया जाएगा, चीज़ों को बताया जाएगा। यदि जो लोग इच्छुक होंगे, जो लोग डॉक्टर हैं या फिर उनके परिवार में कोई ना कोई डॉक्टर है, तो उस चीज़ को उनके सामने इस बात को ज़रूर रखिएगा, बताइएगा कि एक आधुनिक चीज़ें स्टार्ट होने जा रही हैं। नोफ्लोट्स के पास फिलहाल 6000 डॉक्टरों की टीम है और इन्हीं के साथ में टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की जाएगी। इसमें ऑनलाइन वीडियो पर मरीजों कोई वीडियो, मेरा फ़ोटो तो नहीं देखा, कोई बात नहीं, को परामर्श दिया जाएगा। कंपनी ने धीरे धीरे अन्य योजनाओं की तरफ बढ़ने की भी बात कही है, जैसे ई फार्मेसी, स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सेवाओं का धीरे धीरे विस्तार किया जाएगा। लेकिन टेलीमेडिसिन की राह में कुछ समस्याएं भी दिख रही हैं, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला, टेलीमेडिसिन के परिणामों के बारे में रोगियों में विश्वास की कमी है कि भैया टेलीमेडिसिन मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोई हमें कैसे ठीक कर पाएगा। दूसरा, स्वास्थ्यकर्मी ई चिकित्सा यानी टेलीमेडिसिन से पूरी तरह अब भी परिचित नहीं है। तीसरा, भारत की 40% जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। ऐसी स्थिति में इस वर्ग की तकनीकी अक्षमता साफ स्पष्ट होती है। चौथा, भारत में आज भी गांव तक इंटरनेट की प्रचुर उपलब्धता नहीं बन सकी है। बहरहाल इन चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सकता है, इसके लिए कुछ सुधार की दरकार अवश्य होगी। संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप में लाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए तकनीकी और कानूनी ढांचे को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए भारत के कानूनों में भी कुछ फेरबदल करने पड़ेंगे। लोगों में टेलीमेडिसिन के प्रति विश्वास जगाने के साथ उन्हें जागरूकता करना होगा। भारत में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनको प्रशिक्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। प्रायः देखने में भी आता है कि बड़े से बड़े स्वास्थ्य अधिकारी भी वर्तमान टेक्नोलॉजी से कम परिचित हैं और वे कंप्यूटर आदि के प्रयोग से हिचकिचाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके बहुत सारे शिक्षक होंगे जो उतना नॉलेज नहीं रखते हैं जितना आप रखते हो मोबाइल में ही या फिर कंप्यूटर में, तो उन्हें भी थोड़ा सा इस चीज़ में जागरूक करना पड़ेगा, परिचित करना पड़ेगा। इसलिए वे आज भी कागज़ और फाइलों में ही काम कर रहे हैं। इसलिए चिकित्सा कर्मियों को ई चिकित्सा की बाबत प्रशिक्षण देना ज़रूरी होगा। साथ ही गरीब जनसंख्या वाले तथा ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में ऑनलाइन केंद्र खोलना होगा। ये जानते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों हमारे भारत जैसे देश में देख सकते हैं कि एक डॉक्टर जो सही डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं, जिससे डॉक्टर की सलाह परामर्श से आप ठीक हो सकते हैं। ये नहीं कि आपकी हालत और नाजुक हो जाए। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होंगे जो जब तक आपकी बीमारी को नासूर नहीं बना देंगे, जर्जर आपके शरीर को नहीं बना देंगे, तब तक इलाज करेंगे। जैसे ही बन जाएगा छोड़ के भाग जाएंगे, अरे भैया आप जाइए, आपकी तो बीमारी दूसरी थी, हम तो बहुत ठीक कर दिए, इतना दिन हम ही जिला रहे थे। मतलब गलत तरीके से बस। तो इस तरह की कमियां ना हो, आपको सही डॉक्टर मिले। और जिस प्रकार से देखा जा रहा है एक डॉक्टर के पीछे कितनी संख्या के मरीज़ हैं, कितने दूर दराज में तो डॉक्टर ही नहीं है। इन्हीं चीज़ों की कमियों को पूरा करने के लिए डॉक्टर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपका इलाज करेंगे, ठीक, जिसमें गरीब किसान तथा कम शिक्षित ग्रामीण वहां जाकर ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श कर सकें, क्योंकि अधिकतर गरीब किसानों के पास आज भी स्मार्टफोन की उपलब्धता नहीं बन सकी जिससे वे स्वयं टेली उपचार करा सकें। इसलिए नज़दीकी ऑनलाइन केंद्र स्थापित हो जाने से वे स्वयं वहां जाकर उपचार की बाबत संपर्क कर सकेंगे।
नतीजा यह होगा कि इससे मिलने वाले अच्छे परिणामों को देखकर ग्रामीण स्वयं जागरूक होते चले जाएंगे और उनका टेलीमेडिसिन पर विश्वास भी बन जाएगा। इस प्रकार टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, जिसकी एक झलक इस महामारी में देखी जा रही है। इसे चिकित्सा क्षेत्र में भविष्य में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुधार के रूप में देखा जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।